एसी ऑन कर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिया गया था, शायद आप लोग होमवर्क ट्राई भी किए हों। हाँ, थोड़ा देखना जी। चलिए पहले इंटरेक्ट हो जाए। आदित्य राज, आशीष कुमार, नीरज कुमार, गोविंद तिवारी, इमोर्टल गेमर, अंकित कुमार, अश्मित गुप्ता, आशीष कुमार, आरती सुमन, वसीम अकरम, प्रिंसी, यशस्वी अभिनव, सलोनी, प्रांजल गुप्ता, राहुल राज, चंद्रशेखर, प्रशांत राज, नीलेश। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब जो है हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपको कुछ पुली वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन बतलाए थे और आज जो है उसी में आगे इंक्लाइंड प्लेन वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस सब को डिस्कस करेंगे। चलिए, साउंड वगैरह और वीडियो जो है सही ढंग से आ रहा है ना? थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब जो है आप लोग जो पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे उसमें से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बेहतर होगा कि वो डिस्कस मैं कर दूं। चलिए, जो लोग भी ट्राई किए हैं, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है थोड़ा सा नंबर लिखे। हाँ जी, आशीष बोल रहे हैं 23 नंबर प्रॉब्लम बता दें। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं 5 नंबर। चलिए, आप 5 पूछे हैं, 23 पूछे। चलिए और बोलिए। अच्छा, चलिए 22 पूछे तो 23 बताएंगे ना, तो 22 बताना ही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 22 और 23 जो है ना कंबाइंड वे में एक ही क्वेश्चन। चलिए, अब जो है नीलेश बोल रहे हैं 10 नंबर, 9, 10, 14। देखिए, वही क्वेश्चन पूछिएगा जो आपके होमवर्क में दिए हों। होमवर्क में बारी बारी से सब क्वेश्चन आएगा, लेकिन वही क्वेश्चन को पूछेंगे, कारण कि कुछ के लिए तो अलग कंसेप्ट का भी तो ज़रूरत होता है। सारे कंसेप्ट तो आपको सिखाए नहीं। चलिए, तो आज जो है दीपावली के ठीक एक दिन पहले का दिन है और एडवांस में ही आप सभी को हैप्पी दीपावली। ठीक ना? बहुत सतर्कता से रहिएगा। पटाखा उटाखा बहुत ज़्यादा जो है चलाने की ज़रूरत नहीं है, खतरा भी बना रहता है। और दूसरी बात जो है, पॉल्यूशन भी फैलता है। एक आदमी अगर अपने आप को सही करता है और इस तरह से सब लोग उसको फॉलो करने लगे तो सब कुछ सही हो जाता है। तो चलिए, दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलना पड़ता है। तो आइए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 देखें। देखो, 5 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है जी? कह रहा क्वेश्चन में 2 ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास दो ब्लॉक है, दोनों का मास इक्वल है, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है? अब कह रहा है इसी क्वेश्चन में वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम विथ ए कांस्टेंट फोर्स F। इसी लाइन के अलोंग
एक ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक ना, एक फोर्स इस पर एक्सर्ट किया जा रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द ब्लॉक्स। कह रहा बतलाव इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। इधर टी, इधर टी, ऊपर नॉर्मल, नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल, नीचे एम जी। पूरा सिस्टम आगे की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। बोलो इसके लिए इक्वेशन लिखें तो एफ माइनस टी एम इंटू ए, और इसके लिए लिखेंगे टी इजकल टू एम इंटू ए। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में बनाए भी थे। दोनों को ऐड कर दो, टी टी गायब, एफ इजकल टू 2m है। बोलो एक्सलेशन कितना, तो एफ बाई 2m, और ए का जो वैल्यू आया इक्वेशन सेकेंड में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टी कितना हो गया 2m इंटू ए है एफ बाई 2m, यानी टेंशन हो गया एफ बाई 2, है ना, टेंशन निकल गया। अब देख प्रॉब्लम नंबर 22। नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा, थोड़ा ध्यान से देखना। 22 नंबर प्रॉब्लम में शायद क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, ये भी क्वेश्चन जो है बताया हुआ है, भले 23 नहीं बताया हुआ, लेकिन 22 क्वेश्चन जो है वो बताया। देखो प्रॉब्लम नंबर 22 में कह रहा है इधर m1 मास के ब्लॉक और इधर m2 मास के ब्लॉक। क्वेश्चन में दे दिया है कि m1 है 300 ग्राम और m2 है 600 ग्राम, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड में ये ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा, जाहिर है तो ये नीचे आएगा। इसी में अगला क्वेश्चन है स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। देखो यहां पर जो है ना क्लैंप लगा हुआ, तो कह रहा है कि ये जो क्लैंप है इस पुली पर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक ना, इसी को क्लैंप बोला है। तो देखो एक बात जानो, अगर यहां टेंशन टी, यहां टी, तो यहां 2t, तो क्लैंप जो फोर्स लगाएगा वो 2t हो जाएगा। तो खैर इसमें काम तो बहुत सिंपल है। कैसे भाई, फ्री बाई डायग्राम बना, ऊपर t, नीचे क्या हो गया m1 जी, इधर t, नीचे हो गया m2 जी। सोचो m2 m1 से बड़ा है ना, तो ये a एक्सलेशन से नीचे उतरेगा, तो ये a एक्सलेशन से ऊपर जाएगा। तो चलो भाई पहले m1 का इक्वेशन लिखे, ऊपर जा रहा t माइनस m1 जी, m1 और m2 जी माइनस टी, m2 है। दोनों को ऐड करें, m2 माइनस m1 इंटू जी, m1 प्लस m2 इंटू ए। m2 है 600 ग्राम, m1 है 300 ग्राम, 600 प्लस 300, तो एक्सेलरेशन हो गया g/3। देख लो बढ़िया से, ये 300 हो गया, नहीं 900, तो g/3 हो गया। इसी को g का वैल्यू अगर 10 ले तो 10/3 मीटर पर सेकंड है इसको। यानी इतना पता चल गया कि ये जो ब्लॉक है ऊपर की ओर जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये नीचे की ओर जाएगा, है ना।
कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन में ये बतलाओ ये 2 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है 2 सेकंड में। ये स्टार्ट में तो ये रुका हुआ था, तो क्या करना है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। इसको यू 0 10/3 टाइम जो है 2 सेकंड, कितना आ गया 20/3 मीटर। 20/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन निकालना है भाई। ए का वैल्यू कोई इक्वेशन में रख दो ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट T माइनस M1G। M1 क्या है 300 ग्राम, तो इसको केजी में बदल लो, 1000 से डिवाइड कर लो। M1 इंटू जी, जी हो गया 10। M1 300 ग्राम बाई 1000, और एक्सलेशन का वैल्यू कितना है 10/3। देख लो ना कितना आ गया T माइनस 3। इधर क्या बच गया जी 1 ना, यानी टेंशन हो गया 4 न्यूटन। बहुत दिमाग तो लगाना नहीं। चलो एक्सलेशन 10/3 और टेंशन 4 न्यूटन। और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक पार्ट और है ना। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो क्लैंप है वो इस पुली पर कितना फोर्स लगाएगा। तो क्लैंप इस पुली पर जो फोर्स लगाएगा वो 2 × T होगा। ये T है T, तो ये हो गया 2T, यानी कि फोर्स exerted by the clamp on pulley, तो हो गया 2 × T, और T का वैल्यू है 4, यानी आंसर हो गया 8 न्यूटन। बस बंद तो गया नहीं। तो चलो 22 नंबर प्रॉब्लम तो हम लोग बना लिए, और इसी से रिलेट करके 23 नंबर है। और उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन जो बतलाए लगा होगा कि पहले का बताया हुआ क्वेश्चन है, दिक्कत तो नहीं होगा, फिर भी आप रिस्पॉन्ड करें। आशीष पूछ रहे हैं 2T कैसे हुआ। बोले पिछले क्लास में सिखाए थे ना, यहाँ टेंशन T होता है, यहाँ T, तो यहाँ स्ट्रिंग रहता है तो 2T होता है। ये तो कितने बार हम लोग पिछले क्लास में भी, उसके पिछले क्लास में भी यूज किए, तो ये सब तो सिखाया हुआ है और आप इसको अब याद रखिए, ठीक ना। यही क्लैंप है, क्लैंप में जो टेंशन होगा वही ना इस पुली को बैलेंस करेगा, चाहे सीलिंग को उतना ही फोर्स से खींचे। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखना जी 23 नंबर प्रॉब्लम 22 नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड है, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और अक्सर लोगों को इस प्रॉब्लम को बनाने में दिक्कत होता है, समझने में भी दिक्कत होता है। तो आप जो है ना पूरा ध्यान से इसको देखेंगे, हर स्टेप वाइज देखेंगे, बीच बीच में भी आपका हम कमेंट लेंगे। आइए प्रॉब्लम नंबर 23। क्वेश्चन तो वही है 22 वाला ही। क्वेश्चन है M1 है 300 ग्राम,
M2 जो है वो 600 ग्राम, है ना। चलो तो पहले से मालूम है ही, इसको M1 बोल दो, इसको M2 बोल दो। यहाँ लिख दे रहे हैं M1 300 ग्राम, M2 600 ग्राम। स्टार्ट में दोनों रेस्ट में, तो चलो रेस्ट। जाहिर है ये एक्सलेशन से नीचे जाएगा, ये से ऊपर जाएगा। और अभी ए का वैल्यू निकाले थे तो एक्सलेशन आया था 10/3 मीटर पर सेकेंड। यानी इतना एक्सेलरेशन से M2 नीचे जाएगा और M1 ऊपर जाएगा। इसी पोजीशन से देखो, दोनों को पकड़े हुए थे, अब छोड़ दिए, ठीक ना। समझो, इसको होल्ड करके ऐसे रखे हुए थे, अब हाथ को हटा लिया तो जाहिर है ये नीचे चल देगा। कह रहा 2 सेकंड के बाद, मान लो 1 मिनट के लिए तुमसे कोई पूछता ना कि 2 सेकंड के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सपोज करो यही क्वेश्चन होता, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और ये एक्सलेशन से जा रहा है, तो v = u + 80, u 0, एक्सेलरेशन 10/3 और टाइम 2। तो 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 20/3 मीटर पर सेकंड। यही हो गया इसका वेलोसिटी, है ना। अब थोड़ा समझना है इसको। जब M1 यहां पहुंचा तो इसका वेलोसिटी कितना, 20/3 मीटर पर सेकेंड, और M2 का भी जाहिर है वही वेलोसिटी होगा। समझना जो आगे बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। मान लो तुम इसको रोक दिए, कहोगे यहाँ हाथ लगा दिए, भाई अब हम जाने नहीं देंगे तुमको, तो क्या ये भी यहाँ रुक जाएगा? थोड़ा सोच के बतलाओ तो। इसको अगर जैसे नीचे जा रहा था ना, बस यहाँ हाथ लगा दिए, कहेगा भाई तुमको जाने नहीं देंगे, तो ये भी रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये बतलाओ। जल्दी से जल्दी से। चलिए, हाँ ध्यान से सुने। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको रोकिएगा तो ये भी रुक जाएगा। नहीं, ये बात गलत आप कह रहे हैं। इसको हम रोकेंगे तो इसके पास वेलोसिटी था और इसके पास भी वेलोसिटी था, तो इसको तो हम हाथ लगा के रोक दिए, लेकिन इसके पास जो वेलोसिटी है उसके कारण तो ऊपर जाएगा ना। यानी समझो जैसे हम ये पेन को खींचते हुए लाए और यहां लाके हाथ हटा लिए, तो हाथ हटा लिए तो क्या यहीं से गिर गया? अपने वेलोसिटी के कारण कुछ ऊपर जाएगा फिर लौट के आएगा। हाँ, अगर इसका वेलोसिटी 0 होता तब इसको रोकते तो ये भी रुक जाता, लेकिन इसके पास तो वेलोसिटी है 20/3 मीटर पर सेकेंड इसको, तो इसको हम रोक भी देंगे तो ये भले इस लूज हो जाएगा रस्सी। ध्यान से देखो, जैसे इसको हम पकड़ लिए तो ये अपने गति के कारण ऊपर गया, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जा ही नहीं रहा है तो रस्सी तो टाइट रहेगा नहीं, रस्सी तो लूज हो जाएगा नहीं, तो रस्सी लूज हो जाएगा। तो पूछा ये जा रहा है, ध्यान से सुनना बढ़िया से। अगर मान लो, 1 मिनट, अभी हम क्वेश्चन तक नहीं पहुंच रहे, कुछ बात तुमसे पूछ रहे हैं क्योंकि बोले हैं कि इस क्वेश्चन में अक्सर लोगों को दिक्कत होता है। मान लो तुम इसको पकड़ लिया, तो सोचो क्या होगा। पकड़ लिया, चलो भाई पकड़ के रखे हुए हैं, इसको छोड़ नहीं रहे हैं, अब बोलो क्या होगा? तो अपने वेलोसिटी के कारण ये ऊपर पहले प्रोजेक्ट होगा। समझो एक पत्थर को फेंक दिए ऊपर, कितना वेलोसिटी से? 20/3। और जब ऊपर जाएगा तो रस्सी तो लूज हो जाएगा,
क्योंकि तो रस्सी ऐसे हो जाएगा, ये तो ब्लॉक जो है नीचे उतर ही नहीं रहा है, पकड़े हुए हैं, तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जैसे जैसे जाएगा वेलोसिटी घट के क्या होगा, 0। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घट के 0। और इसको हम पकड़े हुए हैं, फिर ये वापस आएगा और रस्सी फिर से टाइट हो जाएगी। नहीं सोचो तो, ऐसे माइंड में सोचो ना, धागा से बांध के कोई ऑब्जेक्ट को लटकाएं और ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिए, तो फेंकेंगे तो धागा तो लूज हो जाएगा, और फिर वो ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर, धीरे धीरे स्लो होकर रुकेगा, फिर लौट के आएगा। लौट के जब यहाँ आएगा तो फिर से रस्सी टाइट हो जाएगा। चलो इतना बात तो समझ में आ रहा है ना। ये जो बात बोले ये तो समझ में आ रहा होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है। जल्दी से बोल दो। ठीक है। हाँ जी, हाँ चलिए ठीक है। प्रिंसिप, प्रज्वल, आशीष, वसीम, चलिए यशस्वी, सब लोग जो है समझ रहा है। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब चूंकि सामने तो बैठे नहीं हो, थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में तो दिक्कत होता ही है, लेकिन चलो फिर भी बढ़िया है। तो बोलेंगे क्या, इसको रोक दिए और ये प्रोजेक्ट हो गया ऊपर की, जैसे जैसे ऊपर गया स्लो हो गया, वेलोसिटी 0, फिर लौट के वापस आएगा, रस्सी टाइट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं ना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो भाई। कह रहा क्वेश्चन में 2 सेकंड के बाद, तो जाहिर है 2 सेकंड के बाद m2 यहाँ, m1 यहाँ, m1 का वेलोसिटी 20/3 मीटर पर सेकंड, m2 का भी वही वेलोसिटी, वही एक ही धागा से तो बंधा हुआ। देखना देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है। कह रहा 2 सेकंड के बाद m2 को एक मोमेंट के लिए रोक दिए। परमानेंट नहीं रोके, क्या, एक मोमेंट के लिए रोक दिया। ऐसा हाथ लगा के रोक दिया, और जैसे ही रुका ना, हाथ हटा। ध्यान से सुनो बढ़िया से। क्या किए, ये नीचे उतर रहा था, ये ऊपर जा रहा था। इसको क्या किया, हाथ ऐसे लगा के रोके और फिर हाथ हटा लिया। बस, तो हाथ लगा के रोके तो इसका वेलोसिटी 0 ना हो गया। लेकिन क्या इसका भी 0 हो गया? इसको तो हम कुछ किए नहीं, तो अपना वेलोसिटी से ऊपर भागेगा ही। और ये जब ऊपर भागेगा और ये रुका एक मोमेंट के लिए ही, तो ये भी हम हाथ हटा लेंगे तो ये भी नीचे जाने लगेगा। लेकिन रस्सी तो तब तक लूज हो गया ना, क्योंकि जिस वेलोसिटी से ये जाता था और उसी से ये जाता था, तब ना रस्सी टाइट रह रहा था, क्योंकि जितना नीचे ये था उतना ऊपर ये था, तब ना रस्सी टाइट था। लेकिन अब क्या कि इसको हम रोक दिए, तो ये तो धीरे धीरे अब नीचे जाएगा। माने हम रोक करके हाथ हटा लिए तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। ऐसे समझो ना, मान लो हम लोग 3rd फ्लोर पे हैं, ऐसे भी हम 3rd ही फ्लोर पे हैं, और छत पर से कोई आदमी जो है गिर रहा है, तो हम क्या किए, खिड़की से हाथ निकाले, है ना। सोचो छत पर से एक आदमी गिर रहा है, तुम खिड़की से हाथ निकाले और आदमी को कहे यार रुक जाओ, और फिर हाथ हटा लिया, तो क्या हुआ, क्या हुआ? तो ऐसे हाथ लगाए, ठीक ना। तो हाँ ध्यान से देखना। चलो फिर से एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा समझो। एक आदमी जो है ना छत पर से गिर रहा है, तो हम क्या किए, खिड़की से ऐसे हाथ निकाल के रोक दिए और फिर हाथ हटा लिया। तो पहले जो गिर रहा था और अब जो गिर रहा है, दोनों में फर्क है कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ फर्क तो है, क्योंकि पहले वो उस साइड से गिर रहा था, और अब हाथ हटा करके, मैंने हाथ लगा के फिर रोक दिए और हटा लिए, तो अब यहाँ से ना वो गिरना शुरू होगा, यहाँ आके वेलोसिटी 0 हो गया ना। तो पहले जो गिरता जमीन पर पहुँचता हो तो बहुत तेजी से टकराता, अब तो वहीं से स्टार्ट हो, है ना। दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखना देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में लोगों को दिक्कत होता है। चलो जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ब्लॉक जो है 2 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, और हम हेवियर ब्लॉक को रोक दिए एक मोमेंट के लिए और हाथ हटा लिए।
तो जैसे ही हम इसको रोकेंगे तो ये तो रुकेगा नहीं, ये तेजी से ऊपर भागेगा। हाथ हटा लेंगे तो ये भी जाएगा नीचे, लेकिन अब उतना तेजी से नीचे नहीं जाएगा जितना तेजी से पहले जा रहा था। तो ये जो है धीरे धीरे नीचे जाएगा और ये तेजी से ऊपर जाएगा, तो रस्सी लूज हो जाएगा कि नहीं बतलाओ? रस्सी अब टाइट तो नहीं रहेगा। सोचो, टाइट तब न रहता है जितना ये नीचे उतरता उतना ही ये ऊपर जाता है। अब ये जो है मान लो 1 मीटर नीचे उतरा और ये 1.5 मीटर ऊपर चला गया, तब तो रस्सी को तो लूज होना ही पड़ेगा। तो कह रहा क्वेश्चन में कि ये बतलाओ, हाथ यहाँ लगा के हटा लिए तो कितने टाइम के बाद रस्सी फिर से टाइट हो जाएगा? कितने टाइम के बाद रस्सी फिर से टाइट हो जाएगा? ठीक। तो आइए बोलेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो सेकंड के बाद m1 का जो वेलोसिटी है वो तो 20/3 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन m2 का जो वेलोसिटी है वो 0 हो, क्योंकि इसको तो हम रोक दिए, यहाँ पर ऐसे हाथ लगा के रोक दिए, तो m2 का वेलोसिटी क्या हो गया? 0। अब सोचो, जब रस्सी लूज हो जाएगा टेंशन रहेगा ही, ठीक ना? जब रस्सी लूज हो जाएगा, सोचो जैसे हम इसको रोकते ही तो रस्सी लूज हो गया, क्योंकि ये ऊपर निकल गया। अब ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो ऊपर जब ही जाएगा तो नीचे mg लग रहा है ना, टेंशन तो गायब हो गया। रस्सी लूज होते ही टेंशन गायब हो गया, नीचे mg लग रहा है, mg के कारण स्लो होगा, इस टेंशन तो इसमें भी गायब हो गया। वही ना, रस्सी यहाँ तक है, रस्सी तो लूज हो चुका है, तो इस पर नीचे mg लग रहा है, तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगा mg के कारण, तो इसका गति तो बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर टेंशन लग नहीं रहा कि कोई विरोध करे, और ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्लो होते जाएगा। तो मान लो कि t टाइम में अगर s1 ऊपर गया, मान लो t टाइम में ये 2 मीटर ऊपर गया, और अगर t टाइम में ही सपोज करो अगर ये भी 2 मीटर नीचे उतर जाए, तब फिर से रस्सी टाइट हो जाएगा कि नहीं? वही कंडीशन आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि जितना ये ऊपर जाए उतना ही ये नीचे जाए, तो रस्सी टाइट हो जाएगा। तो ठीक है, यानी हम लोगों को काम क्या करना है? काम ये करना है कि पता लगाओ टी टाइम में कितना ऊपर जाएगा, और ये पता लगाओ टी टाइम में कितना नीचे जाएगा। अगर रस्सी को टाइट होना है तो S1 और S2 को इक्वल होना पड़ेगा, तभी रस्सी टाइट हो। चलो जी, बात समझ गया क्या? कंसेप्ट है ये, आगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या बोले कि टी टाइम में पता लगाओ m1 कितना ऊपर गया, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्लो होते जा रहा है, और ये स्लो से फास्ट होते जा रहा है। तो टी टाइम में ये कितना नीचे गया? अगर जितना नीचे ये, जितना ऊपर ये गया उतना ही अगर ये नीचे चला जाएगा तो रस्सी फिर से टाइट हो जाएगा। चलो बोल ही दो, समझा कि नहीं, है ना? चलो सब समझ गया। अब क्या करना है भाई? स्ट्रिंग बिकम्स टाइट अगेन। मान लो टी टाइम के बाद स्ट्रिंग जो है वो फिर से टाइट हो जाएगा। तो टी टाइम में m1 कितना गया ऊपर? तो फॉर m1 s इजकल टू ut प्लस हाफ GT²। जी काहे लिख रहे हैं जी? तो बोलेंगे टेंशन तो है नहीं, mg लग रहा है, तो g रिटार्डेशन का काम करेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे u, तो यहीं से बात हम लोग करें, इस मतलब यहाँ से यहाँ जाने में t टाइम लगा है, तो यही ना इनिशियल हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना? तो 20/3।
टाइम टी, और जी कितना, तो -10 रिटार्डेशन का काम करेगा इंटू टी स्क्वायर। तो S1 हो गया 20/3t -5t स्क्वायर। ठीक, अब S2 ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, इसका तो वेलोसिटी 0 कर दिया गया था इनिशियल, और नीचे जा रहा जी एक्सलेशन का काम करेगा टी स्क्वायर, यानी S2 हो गया 5t स्क्वायर। बस टी टाइम में m1 इतना ऊपर गया, m2 इतना नीचे गया। बोलेंगे टू गेट टेंशन इन द स्ट्रिंग S1 should be equal to S2, 20/3t -5t स्क्वायर। टाइम हो गया 2/3 सेकंड। बन गया, बस बन गया, और क्या। बतला दो, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, चलिए, सब समझ गया। बहुत बढ़िया बात है कि सब कोई समझ गया, चूँकि आराम से समझाए हैं, धीरे धीरे हर स्टेप पूछ पूछ करके बतलाएं। देखो, एक बात और समझा दे रहे हैं। वास्तव में अभी तक जितना भी पढ़े आप लोग, वेक्टर से स्टार्ट करते, यूनिट डायमेंशन है ना, एरर एनालिसिस, आप पढ़े काइनेमेटिक्स, ये सब जो कुछ भी पढ़े ना, बार बार एक बात बोलते हैं आपको। अब तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं और इसमें भी आगे बढ़ गए, प्रॉब्लम पे आ गए। एक बात बोलते हैं कि पढ़ना और समझना दोनों शायद बहुत आसान है। क्योंकि सर आसान कैसे, बहुत बार तो समझ ही में नहीं आता। तो बिल्कुल नहीं, पढ़ना और समझना दोनों आसान है शायद, लेकिन उसको याद रखना मुश्किल काम। तो कहो याद कैसे होगा? तो देखो, अभी कोरोना के टाइम है और तुम्हारे पास एक अवसर है। कौन सा अवसर है भाई? अरे बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे ना जो कहीं ट्यूशन नहीं पकड़े होंगे, या ऑनलाइन पढ़ने में वो जो है ना बहुत कंफर्ट नहीं होंगे। तब अरे अगर तुम्हारे मित्र हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, अगल बगल के हैं, तो 2-4 बच्चों को तुम भी पढ़ा दो। कहोगे सर हमको खुद आता है कि हम दूसरे को पढ़ा दें? अरे तुमको बहुत कुछ आता है। वेक्टर जो पढ़ा है, अब उसमें कुछ अलग है, तुम एकदम बढ़ा दोगे। तो कहोगे सर हमको पढ़ना काम है कि पढ़ाना काम है? हम बोले देखो यही तो है जो समझ ही में नहीं आता है लोगों को। पढ़ाने में सब बात याद हो जाता है। इसलिए शिक्षा दान जो है ना, वो सर्वोत्तम दान है। दूसरों को सिखाओगे, ये मेहंदी की तरह होता है। मेहंदी समझते हो ना, कि बांटोगे ना तब बांटने वाले का भी हाथ लाल हो जाता है। जिसको लगाते हो उसका तो हाथ लाल होता ही है, लगाने वाला का भी हाथ लाल हो जाता है। तो मेहंदी के तरह बनो कि जो लोग ऐसे हों जो तुम्हारे संपर्क में हो, जानते हो, ट्यूशन नहीं पढ़े हो या पढ़ के भी कंफ्यूज हो, उनको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, तुम समझ रहे हो, आओ ना यार, नहीं तो तुमको सिखा देते हैं। अरे चलो ये काम नहीं तो कम से कम आपस में बैठ के ग्रुप में डिस्कशन करो, ठीक ना, एक दूसरे के हराने का कोशिश करो। कुछ गेम ऐसा होता है ना जिसमें हम लोग जीतने वाला तो विजेता होता है, या हारने वाला भी विजेता होता है। कहोगे ऐसा सर कौन गेम है? तो तुम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछो, ठीक है, और वो जवाब नहीं दिया और तुम जवाब दे दिए तो तुम विजेता हो। तो कहोगे तो हारने वाला तो हार गया ना? तो नहीं, उसको तुम बता दिया कि इसका जवाब क्या है, वो भी सीखा ही ना, उसको क्या नुकसान हुआ? यानी कि
एकदम ग्रुप डिस्कशन करो। ग्रुप में वो अलगर बरगर बात नहीं, ग्रुप में बैठो, एक स्वस्थ बात, टॉपिक पे बात। इसीलिए कहा गया है कि स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन माने क्या होता है कि जब पढ़ाई हो रहा है तो पढ़ाई हो रहा है और उसी क्वेश्चन पे कंसंट्रेट होंगे। खेलेंगे तो खेलेंगे, जो काम करेंगे मस्ती से करेंगे। ये काम करो एकदम, बहुत तुम्हारा आसानी से जो है ना काम हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर, टाइम कहाँ से निकलेगा? कहाँ से निकलेगा मतलब ये कहाँ, मतलब क्या जगह के नाम पूछ रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? अपने बारे में थोड़ा हमको पूरा क्लियर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम नहीं समझे पिछला क्वेश्चन के टाइम की पढ़ाने के टाइम, थोड़ा बताइए, कुछ भी बताइए। चलिए 9 नंबर प्रॉब्लम। भाई देखो 9 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है ना कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 0.3 kg और उस पर एक फोर्स लग रहा है F = -kx। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सलेशन? अरे जानते हो ना, F = होता है मास इंटू एक्सलेशन। F बोला है -kx, मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन हो गया -kx/m। एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो माइनस हटा दो kx/m। k कितना दिए हुए है जी? तो दे दिया है 15 और x का वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे 0.2 और मास दे दिया है 0.3 kg। बस देख लो ना कितना हो गया, वो मल्टीप्लाई करो 3 / 0.3 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। इसको बस हो तो क्या, इसमें कौन ऐसा दिमाग लगाना। अच्छा हाँ, आप कह रहे हैं पढ़ाने के लिए टाइम कहाँ से निकलेगा। अच्छा हम बतलाएंगे। टाइम तो आप इतना निकाल लेते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं। आप अपने क्षमता को जानते नहीं। आपके अंदर जो है ना असीमित क्षमता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। आपका जो बॉडी है वो एनर्जी से भरा हुआ होता है। एनर्जी को बाहर निकालें कैसे, बस उसको सीखना होता है। बहुत बार जो है आप अपने आप को ही समझ नहीं पाते हैं। चलिए आइए हम पहले क्वेश्चन बतला दें तब आगे बात करते हैं। देखो जी, 2 स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 M मास का ब्लॉक इसी पोजीशन में रुका हुआ। आप क्या किए, इस ब्लॉक को इधर शिफ्ट किया। चलो ब्लॉक को इधर शिफ्ट किया, X से इसको डिस्प्लेस कर दिया। था यहाँ पे रख दिए यहाँ पे। तो सोचो तो ये जो ब्लॉक है जो यहाँ पर आ गया, इस ब्लॉक पर कौन कौन फोर्स लगेगा? थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो। ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लंबाई में था, ओरिजिनल लेंथ में जब रहता है तब तो कोई फोर्स लगाता नहीं है, यानी कि ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ना यही स्प्रिंग लगाएगा जब यहाँ ब्लॉक होगा तब। लेकिन जब ब्लॉक को यहाँ ले जाएंगे तो ये स्प्रिंग जो है बड़ा हो जाएगा ना, तो ये वापस आना चाहेगा कि नहीं? देखो स्प्रिंग का हमेशा जो है नेचर है, वो चाहता है कि हम अपने ओरिजिनल लेंथ में बने रहें। तो ये स्प्रिंग चाहेगा कि भाई देखो हमारे फिर वापस आ जाओ, वहीं आ जाओ, यानी ये स्प्रिंग इसको इधर खींचेगा। कितना फोर्स लगा के? K1x। और ये जो स्प्रिंग है इसको ढकेलेगा इधर। कितना फोर्स लगा करके? K2x। देख लो, बढ़िया समझ लो। ये वाला स्प्रिंग K1x लगा कर खींचेगा और ये K2x फोर्स लगा के पुश करेगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया? K1x प्लस K2x मास इंटू एक्सलेशन
k1 प्लस k2x, एक्सेलरेशन कितना, तो k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। बस बस बन गया, और क्या, समझा ना। क्योंकि देखो ये इस इधर जब आया होगा तो ये वाला स्प्रिंग दब गया होगा ना, तो ये तो चाहेगा ना कि चलो वापस भागो, तो ये पीछे से ढकेल रहा और ये खींच रहा, तो दोनों नेट फोर्स इधर लगा। बस यही आंसर होगा, है ना। चलो बोलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ में आया। कुछ लोग कह रहा है ना कि हमको पढ़ाने के लिए टाइम कब मिलेगा। पढ़ाने मैंने क्या कोचिंग खोल के बैठ जाइएगा क्या, मेरे जैसा पढ़ाइएगा, 10-10 को बैच पढ़ाइएगा क्या। नहीं, हम वो बात नहीं कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जिस टाइम पे आप रिवीजन करते हैं और मान लो बार बार रिवीजन के बाद भी भूल जाते हैं, तो वो भूलने के बजाय हम किसी के सिखाने में लगेंगे ना, तो भूल नहीं पाएंगे, ठीक ना। एक टर्म है ना कि जब तुम दूसरों को हेल्प करोगे, मतलब खास करके सिखाओगे, तो तुम भूलना भूल जाओगे, यानी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक ना। ठीक वैसे ही जैसे बोलते हो ना कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए, तो वही बात हो जाएगा। तब तुम चाह के भी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरे को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है। 1 घंटा के लिए टाइम निकालेंगे क्योंकि हमको तो रिवाइज करना है, अपने छोटे भाई बहन को ही बतलाएंगे, ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे, है ना। कहेंगे चल तू 10th में पढ़ता है ना, चल 11th वाला तुमको पढ़ा दे रहे हैं, अरे वो भी आपका भक्त बन जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 14, कह रहा है कि ये पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। ठीक ना। एक पेंडुलम को लटकाया गया है और इसका मास जो है 50 ग्राम, और यह ऊपर की ओर जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि ये बतलाओ स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। बस अब इससे आसान क्या होगा, ऊपर टी नीचे एम जी। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नहीं तो आप लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन को तो बनाए ही थे। तो क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट, तो टी माइनस एम जी, एम इंटू ए, तो टी हो गया एम जी प्लस एम ए। चलो भाई, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा गोज नेट फोर्स 0 होता है। पिछले क्लास में देखिएगा ये क्वेश्चन बताए थे, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए चाहे रुका हुआ रहे, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं है। तो टी किसके इक्वल, एम जी के। अब चलिए थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि ये बतलाओ, अच्छा यही थर्ड पॉइंट था, पहले 13 बतला दिए। सेकंड में कह रहा है कि ये डाउनवर्ड में जा रहा है ए एक्सलेशन से, तो ऊपर टी नीचे एम जी। देख लेते हैं क्या बोल रहा है, यही ना कह रहा है ना। गोज ऑफ विथ डिसेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन है। कह रहा है क्या, ऊपर जा रहा है लेकिन रिटार्डेशन है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, ऊपर जा रहा, तो टी माइनस एम जी, एम इंटू ए। ठीक, एम कितना दिए हुए है 50 ग्राम, केजी में बदल लिए जी 10, 50 ग्राम, और एक्सेलरेशन है -1.2। रिटार्डेशन है ना, यानी देखो रिटार्डेशन से ऊपर जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन नीचे है। ये भी बोल सकते हैं रिटार्डेशन अपवर्ड में है, यानी एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड में है। जैसे सोचो कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और फोर्स पीछे लगने लगता है, तो रिटार्डेशन होता है ना। यानी एक्सेलरेशन अगर कोई पूछे किस डायरेक्शन में, तो बोलते हैं पीछे की ओर है। जिधर वेलोसिटी और उसके अपोजिट में जब एक्सेलरेशन होता है तो उसी को ना रिटार्डेशन का। तो बस बन तो गया।
इसको उधर लेकर के चले जाओ। 0.5 माइनस, ठीक ना, -1.2 इंटू 5 करोगे तो 6 हो गया ना। तो ये कितना आ गया देख लो। तो टेंशन का जो वैल्यू है 0.5 माइनस 0.06 है ना। सॉल्व करो, इतना तो समझा। इसी क्वेश्चन में शायद एक पार्ट और भी है, कह रहा गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोलेंगे देखो भाई, अप जाए चाहे डाउन जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा ना, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जाएगा तो समझ लो कि फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रुका ही हुआ है, यानी उस पर नेट फोर्स 0 होना। तो ऊपर T नीचे mg, यानी T किसके इक्वल mg, ठीक ना। याद रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए नीचे जाए हॉरिजेंटली जाए इधर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें जो है नेट फोर्स 0 होता है, समझ लो रुका ही हुआ है ना। क्या ये सेकंड नंबर है, ठीक। चलो, तो आप लोग जो क्वेश्चन पूछे थे वो सब तो हम डिस्कस कर दिए। आगे बढ़े ना। देखो ये 14 नंबर प्रॉब्लम जो है ना, ये ऑलरेडी बताए हुए थे, तो थोड़ा उस सब पर ध्यान देंगे। जो प्रॉब्लम बता दिए ना, एक दो प्रयास करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, अच्छे से आप सीख जाएंगे। देखो, आपको पिछले दिन भी सिखाए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, परमानेंटली रेस्ट में हो, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है? 0। या कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जाए तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है? 0। नहीं, अब उसी से रिलेटेड जो है ना कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद जो है हम टाइप को चेंज करते हैं। देखो, तो एक क्वेश्चन है, बुक से ही लिए हैं, 17 नंबर। कह रहा कि 2 kg का एक ब्लॉक है जिसको हम लोग एक लिफ्ट में लटका दिए स्प्रिंग के हेल्प से। कह रहा कि ये बतलाओ स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगा, है ना। अच्छा, लिफ्ट में नहीं लटकाया, सिंपली ऐसे ही लटका दिया गया, कोई फिक्स सपोर्ट। देखो जी, एक स्प्रिंग से 2 kg के ब्लॉक को लटका दिया। मान लो इस ब्लॉक का मास m1 है, 2 kg के ब्लॉक को लटका दिए और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। तो सोचो तो, क्या ये ब्लॉक इसी पोजीशन में रुका रहेगा? लटका के छोड़ देंगे और ब्लॉक यहाँ रहेगा कि कुछ नीचे उतर जाएगा? तो जाहिर है ब्लॉक कुछ नीचे उतर जाएगा। तो नीचे हो गया m1, ऊपर हो गया kx। नीचे m1 जी और ऊपर हो गया kx, इसी पोजीशन में रुका हुआ। तो बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम kx इज इक्वल टू m1 जी। तो x कितना हो गया? m1 जी डिवाइडेड बाई, बस बन गया। और क्या? यानी ये ब्लॉक मान लो यहाँ आके इक्विलिब्रियम में हो गया। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे वो फाइनली अब रुक गया है, अब कहीं जाने वाला नहीं है भाई, अब परमानेंटली रुक गया। तो रुक गया तो जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना अपवर्ड फोर्स। देखो, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर एक दूसरा हम 1 kg के ब्लॉक को इससे लटका दें तो फर्दर इलोंगेशन क्या होगा। ये पहले 2 kg का था तो 2g के वैल्यू रख लेंगे, है ना। तो चलो जी, सेकेंड पार्ट कह रहा है क्या कि इसी ब्लॉक में एक दूसरा ब्लॉक को अटैच कर दिए, तब बतलाओ यह स्प्रिंग यहाँ तक तो इलोंगेट हो ही गया था, इतना इलोंगेशन था, लेंथ इतना से इसका बढ़ गया था। अगर एक और ब्लॉक को लटका दें तो कुछ और ना नीचे आ जाएगा। अभी वो इस लेवल तक पहुँचा था, चलो ये इस लेवल तक के पहुँचा हुआ था, जबकि इसका ये वाला जो लेवल है ओरिजिनल लेंथ का, यानी इस पोजीशन में स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं था, ओरिजिनल लेंथ में था, लेकिन ब्लॉक को लटका दिए तो यहाँ आके रुका। अब हम लोग क्या किए, एक और ब्लॉक को लटका दिए, तो एक और ब्लॉक को लटका दिए तो और ना नीचे चला जाएगा। तो कह रहा ये बतलाओ फर्दर इलोंगेशन क्या होगा। माने एक इलोंगेशन तो पहले ऑलरेडी है ही x, अब कुछ और ना बढ़ जाएगा। 2 ब्लॉक इससे लटक गया, M1 और M2। तो कह रहा और कितना इलोंगेशन होगा। मान लो यही अब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहीं आके रुक गया, तो देखो बोलोगे ना कि नीचे हो गया M1 प्लस M2 इंटू जी। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, समझ गया ना। नीचे कितना फोर्स, तो M1 प्लस, और ऊपर कितना फोर्स, थोड़ा सोचो तो ऊपर कितना फोर्स। तो बोलेंगे कि यहाँ तो फोर्स लगा था k इंटू एक्स, क्योंकि स्प्रिंग का लेंथ x से बढ़ गया था। यहाँ देखोगे तो स्प्रिंग का जो लेंथ है वो कितना से बढ़ गया बोलो, तो x प्लस एक्स डैश ना, x से तो पहले ही से बढ़ गया था x डैश, और तो ऊपर फोर्स हो गया k x प्लस एक्स डैश। इसी पोजीशन में रुका हुआ k x प्लस एक्स डैश M1 प्लस M2 इंटू जी। देखो तो इसको ऐसे लिखें, k हमको निकालना है x डैश का वैल्यू, तो x तो निकाले हुए है ना, x कितना आया है M1g बाई k, x डैश तो मुझे निकालना है M1g प्लस M2g। देखना देखना, k से मल्टीप्लाई करो तो M1g, k x डैश M1g प्लस M2g, M1g कैंसिल हो गया, k x डैश M2g, x डैश क्या हो गया M2g डिवाइडेड बाई, यही हो गया फर्दर इलोंगेशन। देख लो तो इससे एक नया बात सीखे। क्या सीखे, M1 मास के ब्लॉक को लटकाओगे ना तो इसका लेंथ कितना से बढ़ जाता है M1g बाई के से, M2 मास के ब्लॉक को लटकाओगे तो M2g बाई के से। तो कोई पूछता टोटल कितना से बढ़ गया, अगर दोनों लटका दें तो M1g बाई के प्लस M2g बाई के। बोलो आसान हो गया कि नहीं, M1g बाई के प्लस M2। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है तो लिखो और क्या। हाँ जी, क्वेश्चन जो भी हो बोलिए, क्वेश्चन है वो लिखिए ना। कोई मेरे अलावे भी कमेंट देख रहा होता है तो बीच बीच में ज़्यादा ज़रूरी होने पे वो हमको बतलाते हैं। जल्दी से बोलो। चलिए, यशस्वी अभिनव बोल रहे हैं कि सर फिजिक्स में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, लेकिन समझ जाने के बाद आसानी से बन जाता है। ठीक है, ये एक चैलेंज है, निश्चित रूप से एक चैलेंज है, और आपको इस चैलेंज से भी मतलब इस पर विजय जो प्राप्त करना है उसका मेथड भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं। कारण कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे ना तो धीरे धीरे इसके लैंग्वेज मुझे समझ में आने लगता है कि वो ऐसा कहता है तो इसका मतलब ये होता है,
अगर ये बात बोला तो इसका मतलब ये होता है, मतलब आप प्रैक्टिस से जो है ना उस चीज़ तक आप पहुंचते हैं। कारण कि कुछ कुछ चीज़ तो टेक्निकल होता है, कुछ लोगों का हो सकता है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा नहीं, आप इंग्लिश बेहतर जानते भी हो तब भी कुछ कुछ दिक्कत हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से ठीक होगा। क्वेश्चन को आपसे कह दिया गया एक चीज़ और आपको बता दें, आप लोगों को मैं पढ़ा पाता हूँ, समझा पाता हूँ, वो केवल इसलिए क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत से ऐसे बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे या मेरे से जूनियर थे, एक तो मेरा छोटा भाई ही था जिसको मैं हर टॉपिक जो ट्यूशन में मैं पढ़ता था वो सब उसको पढ़ाता था। और एक चीज़ दिक्कत भी था, हम लोग समय कोई न्यूमेरिकल बताने के लिए तैयार नहीं होता था, तो जो हम लोग सीखे हैं ना वो इतना मेहनत किए हैं, एक क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन को तो समझो 20 अटेम्प्ट लिए होंगे और तब सीखे होंगे। तो जानते हो ना, जब मेहनत से चीज़ हासिल किया जाता है ना, स्ट्रगल से जब हासिल किया जाता है तो आदमी जो है ना उसको भूलता नहीं है और फिर उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि इस काम को मैंने खुद किया है। आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है कि मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों से मैंने हेल्प मांगा और बदले में उन्होंने नो कहा, और चूंकि वो नो कहे तो उस काम को मैंने खुद ही कर लिया, है ना। तुम अगर किसी से हेल्प मांगने गए और वो कहा सॉरी मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता, तो हो सके शायद वो तुमको सबसे ज़्यादा मदद कर दिया हो, क्योंकि तुम फिर अपने ही से राह निकालोगे कि इससे निकलना कैसे है, और तब तुम एकदम शानदार विजेता बन करके निकलोगे, ठीक ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने सब्जेक्ट मैटर पे आ जाओ, है ना। ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, ऑफलाइन क्लास में देखो, ऑफलाइन क्लास लेने में इतना मज़ा आता है कि हम जो है ना पूरे क्लास तक मतलब समझो 10 घंटा पढ़ा के भी थकते नहीं, लगता ही नहीं है कि कुछ किए, बल्कि मूड जो है और फ्रेश हो जाता है। तुम अपने सीनियर भाई बहनों से पूछना जो लोग पढ़े होंगे यहाँ पे, हाँ ध्यान से देखो, कह रहा कि अब लिफ्ट में लटका दिए स्प्रिंग को, तो भाई कहीं लटकाओ ना, हमको तो सब आता है। ब्लॉक को लटका दिए, भाई ब्लॉक तो कुछ नीचे उतरेगा ही। कह रहा लिफ्ट एक्सलेशन से चल दिया, बोलेंगे चल दिया तो चल दिया, ब्लॉक पर फोर्स कौन कौन, ऊपर kx, नीचे कौन mg, यही ना फोर्स लग रहा। लिफ्ट चल दिया ये एक्सलेशन से, रुका रहता तो kx mg के इक्वल, ऊपर भाग रहा है तो बोलेंगे kx माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए, यानी kx क्या हो गया भाई mg प्लस m है, x कितना तो mg बाई k प्लस m ए बाई k, यही आंसर। सोच लो, कहोगे कि अभी तो आप सिखाए थे mg बाई k होता, ये कहाँ से आ गया, बोलेंगे वो तब सिखाए थे जब ये रुका हुआ था, ये एक्सलेशन से भागेगा तब उसमें ma बाई k ऐड हो गया ना। चलो बोलो बोलो जल्दी से, समझ गया कि नहीं। थोड़ा देखना कंप्यूटर पे, तो मिटा देते हैं ना। देखो बताए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैलून है, ठीक ठीक ना, एक बैलून है जिसका मास है m, तो मास m है तो नीचे mg लगे। कह रहा है इस पर एक कांस्टेंट बायंसी फोर्स लग रहा है, यानी ऊपर की ओर
इस पर बायंसी फोर्स लग रहा, नीचे mg लग रहा और ऊपर बायंसी फोर्स लग रहा। क्वेश्चन में कहा जा रहा आपसे कि बैलून जिधर मूव करता है उसके अपोजिट में एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है। यानी बैलून अगर ऊपर जाएगा v वेलोसिटी से तो रेजिस्टेंस फोर्स नीचे लगेगा, अगर बैलून नीचे जाएगा तो रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर लगेगा। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं, सामने अगर बुक हो तो देख सकते हैं। द फोर्स ऑफ बायंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन ए बैलून इज बी, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहा बायंसी फोर्स फिक्स है। कह रहा द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बैलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कह रहा कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स, जैसे हवा में दौड़ते हो, देखना तुम ऐसे दौड़ोगे ना तो शर्ट पीछे की ओर उड़ने लगता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस फोर्स। कभी बस के छत पर बैठो, अब बस जब तेजी से चलता है तो तुमको लगता है हवा चलना शुरू हो गया, तो वो एयर रेजिस्टेंस फोर्स महसूस होता है। तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स अपोजिट टू द वेलोसिटी है और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है। कह रहा कि बैलून का मास m है और ऐसा देखा जा रहा है कि वो डाउनवर्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। कह रहा डाउनवर्ड में जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। बोलेंगे भाई देखो डाउनवर्ड में जब ही जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स अपवर्ड में होगा। आर जो दिखाए हैं, आर क्या है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक ना। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है डाउनवर्ड, तो आर प्लस बी इक्वल है mg, ठीक ना। आर प्लस बी किसके इक्वल है, mg के। एक इक्वेशन तो आ गया, बने चाहे मत बने, ये लिखना गलत नहीं। ऊपर लग रहा है आर प्लस बी और नीचे क्या लग रहा है, mg। अब इसी क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा, देखो इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बतलाव इस बैलून के वेट को, मास को हम कितना कम कर दें जिससे बैलून नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर भागने लगे कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो मान लेते हैं लेट m डैश बी द मास एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलून। m डैश मास एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो अब बतलाओ इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है। नीचे लग रहा है m माइनस m डैश इंटू जी, ऊपर लग रहा है बायंसी फोर्स, और ये ऊपर की ओर भागने लगे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो नीचे हो गया एयर रेजिस्टेंस फोर्स। इसी पोजीशन में रुका हुआ, तो R प्लस m माइनस m डैश जी इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन में निकालना क्या, निकालना m डैश का वैल्यू। तो कैसे बनाए इसको, देखो ना कैसे बनाए। यहां R अननोन है, इस सेकेंड इक्वेशन। R को अगर गायब करना हो तो एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दो, R गायब। नहीं तो R का ही वैल्यू यहां से निकाल लो, mg माइनस बी, और रख दो। तो R के जगह लिख दिए mg माइनस बी प्लस mg माइनस m डैश जी बी। देख लो mg और mg 2mg माइनस b, और देख लो ये भी b आएगा इधर, तो माइनस 2b इक्वल टू m डैश जी। अब बतलाओ तो निकालना किसका वैल्यू है, m डैश का। तो 2 कॉमन हो गया, mg माइनस बी डिवाइडेड बाई जी, आंसर हो गया। और
कौन इसमें बहुत दिमाग लगाना। ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए सिखाया गया कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो क्या करना है, नेट फोर्स 0। ये रुक सकता है तो बोलना, थोड़ी देर रुक। बोलो एकदम अर्जेंट। अब जो है ध्यान से देख, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं और आपको बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है एक प्लास्टिक का बॉक्स, उसको पानी में रख दिया, ठीक ना, प्लास्टिक बॉक्स को पानी में रख दिया। इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा, बोलो ना, कौन कौन फोर्स लगेगा। तो बोलेंगे नीचे तो भाई mg लगेगा, और पानी में सोचो ना, कभी प्लास्टिक के बॉल से खेला होगा, पानी में ऐसे डाल के छोड़ना ना, क्या होता, प्लास्टिक के बॉल लो, पानी में ऐसे डालो और छोड़, वो ऊपर भागता। तो बायंसी फोर्स ऊपर की ओर, इसको हम लोग बायंट फोर्स या बायंसी फोर्स बोलते हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में पढ़ना है। और हालांकि आप में से कुछ लोग जो है यूट्यूब पर भी मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर को पढ़े थे। हालांकि कुछ लोग तो बहुत कमाल के हैं, वो बोले कि सर हमको सब कुछ समझ में भी आ गया, मतलब एकदम काबिले तारीफ है अगर आप समझ गए। चलिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा, कह रहा कि ये बॉक्स जो है ना वो एम्प्टी है, खाली है, कुछ है नहीं अंदर में, प्लास्टिक का बॉक्स है खाली। आप पानी में रख के छोड़े ना, ये ऊपर की ओर भागने लगा g/6 एक्सेलरेशन, g/6 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर भागने लगा। कह रहा ये बतलाओ इसमें कितना बालू भर दें प्लास्टिक के बॉक्स में कि ऊपर के बजाय नीचे भागने लगे g/6 एक्सेलरेशन, ठीक ना। कह रहा ये बॉक्स में बालू भरो, सैंड फिलिंग कर दिए। तो सैंड फिलिंग कर दोगे तो अब नीचे जो mg बोले थे, अब m + m' ना हो गया, m' हो गया मास ऑफ द सैंड, और ऊपर बायंसी फोर्स तो लग रहा है, और नीचे अब भागने लगे कितना एक्सेलरेशन से, g/6। तो कह रहा है m' का वैल्यू क्या होगा। तो फटाफट बना दो, इससे एक इक्वेशन लिखो, एक उससे लिखो, m' निकलेगा, और मुझे मालूम है तुम लोगों से बनेगा, है ना। देखिए इतना तो मुझे मालूम है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप में से कुछ लोग पढ़ लिए, कुछ बच्चा तो हमसे मिला भी और बोला कि जानते हैं सर, हम यहाँ आपका एक ही लेक्चर देखे थे फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो सोचे हमको यहीं पढ़ना है। बोले बारा बहुत भाई विचित्र बात है, अरे फ्लूइड मैकेनिक्स तो हम पढ़ाए भी नहीं थे आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो हमने वेक्टर केवल पढ़ाया था। कुछ स्टूडेंट तो ऐसा भी है आप में जो SHM भी सीखा। तो आप इतना जान लीजिए, मुझे एक चीज़ तो ज़रूर लगता है कि अगर सारे लेक्चर को हम लोग बाद में यूट्यूब पे उपलब्ध करा दें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्ट उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। अभी फ़िलहाल कुछ तो मजबूरियां हैं, इसलिए ये काम को कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर उस वर्क को भी किया जाएगा। चलिए जल्दी से मुझे जवाब चाहिए। कौन दे रहा, क्या बोल रहा?
अच्छा, चल रहा है ना लेक्चर में, दिक्कत नहीं है। जल्दी से बनाइए, मुझे एम डैश का वैल्यू बताइए। बढ़िया से बनाइए, ठीक ना। टू बाई सिक्स तो सही आंसर नहीं है। चलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अब, ठीक ना, बहुत टाइम हो गया। देखो जी, इसके लिए ऊपर भाग रहा है एक्सलेशन से, तो b माइनस एम जी, मास इंटू एक्सलेशन, एक्सेलरेशन कितना, तो g बाई सिक्स। इसको इधर ले जाओ, एम जी प्लस एम जी बाई सिक्स, यानी कि 7 mg बाई सिक्स। चलो हो गया, और क्या। तो ये तो बायंसी फोर्स निकला 7 mg बाई सिक्स। तो चलो ना आगे काम करेगा। क्या निकालना है, एम डैश का वैल्यू किधर जा रहा है जी, नीचे जा रहा है। एक मिनट स्केच लेते हैं, हाँ ठीक है। अब जो है डाउनवर्ड में जा रहा है, एम प्लस एम डैश जी, ऊपर है बी, है ना, नीचे जा रहा तो नीचे लगने वाला फोर्स से ऊपर वाले को माइनस करेंगे ना, मास इंटू एक्सलेशन, एम प्लस एम डैश इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन हो गया जी बाई सिक्स। वैल्यू किसका निकालना है, एम डैश का, है ना, तो एम जी, एम डैश जी, एम जी बाई सिक्स, एम डैश जी बाई सिक्स, है ना। यहाँ से एम डैश का वैल्यू निकालना है, देख लेना। तो देखो एम जी माइनस एम जी बाई सिक्स प्लस एम डैश जी इज इक्वल टू, या माइनस बी है ना, तो माइनस बी। देखो एम डैश जी बाई सिक्स को इधर ला दिए, माइनस बी। अब बी कितना है देख लो ध्यान से, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं, इधर का इधर करना है। एम जी माइनस एम जी बाई सिक्स, एम डैश जी तो ज्यों कहते हो, और एम डैश जी बाई सिक्स जो है ना, इधर लाए तो ये माइनस निकाल लेना है एम डैश का। तो देखो ना, एम जी माइनस एम जी बाई सिक्स करोगे तो 5 बाई सिक्स एम जी, इधर भी तो है ना। अच्छा, माइनस 7 एम जी बाई सिक्स, ये कितना हो जाएगा बोल दो, एम डैश जी बाई सिक्स माइनस एम डैश जी बाई सिक्स, तो 5 एम डैश जी बाई सिक्स इक्वल टू 0। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 एम जी बाई सिक्स माइनस 7 एम जी बाई सिक्स माइनस 2 एम जी बाई सिक्स प्लस 5 एम डैश जी बाई सिक्स इज इक्वल टू 0। देख लो ना कितना आसान है, 6 जी जी सब तो गायब हो जाएगा, माइनस 2m 5 एम डैश 0, एम डैश जो है 2 बाई 5m, बस बन गया। और क्या, नोट करें।
2/5m। हाँ, जो लोग निकाले हैं 2/5m वो सही। चलिए, कुछ लोग तो काम कर लिए थे। मिटा देते हैं ना, चलो मिटा देते हैं, और क्या। ध्यान से देखना जी, एक क्वेश्चन और बता रहे। देखो, एक बात याद रखना, क्वेश्चन पूछने वाला जो है ना, वो केवल तुम्हारे कंसेप्ट का टेस्ट नहीं लेता है, वो तुम्हारे साइकोलॉजी का भी टेस्ट लेता है। मतलब कि कोई चीज़ को देखते कोई डर गया, तुम देखना कि कोई चिड़िया है और उसके अंडा पे अगर कोई सांप हमला कर रहा है, दूसरा चिड़िया हमला कर रहा है, तो वो पंख को क्या करती है, ऐसे ऐसे फैला देती है। फैला करके क्या बताना चाहती है चिड़िया, कि मेरा साइज बहुत बड़ा, हमसे टकराना मत। उसको साइकोलॉजी कहते हैं, वो साइकोलॉजिकल गेम होता है। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछने वाला भी क्या करता है ना, तुमको लगता है कि एकदम ऑफ स्पिनर आ गुगली फेंक देता है, और तुम उसी गुगली में फंस जाते हो। अब बार बार कहते हो कि हमारा तो बॉलवे नहीं समझ में आता है। अरे तो बॉलवा कहाँ से समझ में आएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तब ना, है ना। उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है कि वो हाथ से प्रोजेक्ट कैसे किया, है ना। बहुत सारा चीज़ का जो है बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, तब ना कोई सचिन तेंदुलकर बनता है। अब देखो, देखो जी, एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, चलो, और इस पर mg के अलावे एक और फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स है ना, मुझे मालूम नहीं किस डायरेक्शन में लग रहा है। ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर mg के अलावे एक और फोर्स लग रहा है। वो जो फोर्स है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा, V×A। अब देखो, तुम्हारा पूरा ध्यान इस पर चला गया होगा कि कैसा फोर्स है भाई, क्रॉस क्रॉस, है ना। क्या कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पर mg के अलावे एक फोर्स लग रहा है V×A। अब तुम एकदम पूरा इसी पर कहो कि क्या कर दिए भाई। कह रहा क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, mg इस पर लग रहा है, एक और F फोर्स लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि ये बतलाओ कि तब इस v का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, बतलाओ। ये तो है ना, फेरा तो लग गया। बता सकते हो, सोचो। पहले चीज कैसे सोचना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स 0 है। ऑब्जेक्ट कोई डायरेक्शन में जाए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स 0 है। और सोचो, कोई कहे कि जानते हो ये जो पेन है ना, इस पर 2 ठो फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है और दूसरा किधर लग रहा है मालूम नहीं, नेट फोर्स 0 है। तो बतलाओ ना, दूसरा किधर लग रहा है। कोई कहे देखो ना, एक ऑब्जेक्ट है और एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा किधर लग रहा है मालूम नहीं, नेट फोर्स 0 है। बोलेंगे गारंटी है दूसरा इधर लग रहा है, और दोनों इक्वल रहा होगा तब ना नेट फोर्स 0 है। तो वैसे ही बोलेंगे कि इसका मतलब ही हुआ कि ये जो फोर्स F है ना, वैल्यू चाहे इसका जो भी हो, ये गारंटी है F किधर लग रहा है, ऊपर, क्योंकि नीचे mg लग रहा है तो ऊपर कोई फोर्स लगेगा तभी ना नेट फोर्स 0 हो सकता है। 2 ही फोर्स ही हैं। यानी एक बात की तो गारंटी है कि F अपवर्ड में होगा
और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो बोलेंगे फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? mg के मैग्नीट्यूड। जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स। तो कोई कहेगा ये देखिए नहीं क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे क्या लिखा हुआ है? जहाँ एफ है लिखो ना बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड होगा mg के, बोलो वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू mg। भी कितना हो गया? mg बाई ए साइन थीटा। क्या गड़बड़ा गया? क्या दिक्कत हो गया? देखो जी, साइन थीटा का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा भी उतना ही कम होगा। तो बोलेंगे व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम भी विल बी मिनिमम। अगर केवल भी का वैल्यू पूछता ना तो इतना ही लिख के छोड़ देते, थीटा तो मुझे मालूम है नहीं, लेकिन कह रहा है कि भी का मिनिमम वैल्यू, तो साइन थीटा जितना ही ज्यादा भी उतना ही कम। तो भी का मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 होता है, तब भी का मिनिमम वैल्यू mg बाई है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तुम अगर इसको सीखे तो और बेहतर सीखे हो। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि आज के क्लास में तो इतना ही पढ़ा पाएंगे। आगे के क्लास में बतलाएंगे कि 2 से ज़्यादा ब्लॉक एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, एक पर फोर्स लगाएं, है ना, इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो कैसे बनाएंगे। तो आज इतना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।